जब जंग होगी आपको दो पंच लगेंगे, तो आपने भी दो पंच मारा है, तो आपको दर्द तो होगा, जख्म तो होगा। मैं आपको यकीन दिला देता हूं कि लेबनान में हिजबुल्लाह कभी भी वेपन्स नहीं डालेगा। ये कौम कभी भी झुकेगी नहीं। यानी सऊदी बगैर अमेरिका की इजाजत से कुछ नहीं कर सकता। यानी क्या, यहां शांति का मतलब क्या है कि वो तुम्हें धमकी भी देगा, तुमसे पैसा भी लेगा, तुम्हारे रिसोर्सेज पर कब्जा भी करेगा, तुम्हारी तौहीन भी करेगा, तुमको सब बर्दाश्त करना है। ये तूफान वहां गजा में थमा है, लेकिन ये शांति बहुत लंबे वक्त की नहीं दिखती। हाँ, जंग देखिए, जंग मैं यही कह रहा हूं कि जंग तो खत्म नहीं हुई, जंग जारी है। हाँ। उसके मोड बदले हैं जंग के। इकोनॉमिक जंग अलग है, पॉलिटिकल अलग है, डिप्लोमेटिक अलग है, एथिकल अलग है। यमन में अंसारुल्लाह भी कुछ कमजोर पड़े हैं, बहुत हमले हुए उन पर भी, हालांकि वो करते रहे। देखिए, ये कमजोर होना, आप कभी देखिए, कमजोर क्या होता है कि इंसान किसी चीज से कंपेयर करता है तो कहता है मैं कमजोर हुआ या ताकतवर हुआ। आप अंसारुल्लाह के 30 साल पहले देखेंगे तो अंसारुल्लाह आज बहुत ताकतवर है। अंसारुल्लाह के 20 साल पहले देखेंगे तो आप कहेंगे अंसारुल्लाह आज बहुत ताकतवर है। 10 साल पहले देखेंगे तो कहेंगे अंसारुल्लाह आज बहुत ताकतवर है। हाँ, 2 साल पहले देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ थोड़े से कमजोर हुए। लेकिन आप हम लोग क्यों टाइम बबल में देख रहे हैं? वो ऐसे नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं 20 साल पहले तो अब्दुल मलिक अल हुसी के जो फादर थे, बदरुद्दीन अल हुसी, उनको एक पहाड़ के ऊपर घेर के उनके साथियों के साथ 20 दिन भूखा प्यासा रख के मारा गया था। ये इतने कमजोर थे। आज कहां पर है वो? आप कमजोरी जो देख रहे हैं वो ऐसा वेस्टर्न ये नजर है कि वो कमजोर हो गए, वो कमजोर हो गए। नहीं, अभी भी वो मार रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। हाँ, कंपैरेटिवली जब जंग होगी आपको दो पंच लगेंगे, तो आपने भी दो पंच मारा है, तो आपको दर्द तो होगा, जख्म तो होगा। ये नहीं डिनाई कर रहे हैं कि जख्म नहीं है, लेकिन आप कंपैरिजन कौन से फेज से कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यमन हो गया, अंसारुल्लाह हो गया, ये लोग, इजराइल की स्ट्रैटेजी ये है कि ईरान को अलग अलग जगह इन्वॉल्व कर दे। यहां पर इजराइल खुद नहीं लड़े, सीरिया के थ्रू लेबनान में हमला कराए। सीरिया का बॉर्डर है और वहां पर शिया सुन्नी रंग देने की कोशिश करे। और कि हमारी पब्लिक इमोशनल है, रैशनल तो है नहीं, अक्ल से सोचती नहीं है। तो हमारी कौम क्योंकि इमोशनल है, शिया सुन्नी मसले में फंस सकती है। तो सीरिया में अगर ये इस तरीके से करते हैं, शिया सुन्नी इश्यू का पूरी दुनिया के ऊपर एक असर होगा, क्योंकि अभी यूनिटी का एक पूरा दुनिया के अंदर वेव आई है। दूसरी चीज ये लोग करेंगे कि इराक के अंदर इसको आईसिस जैसी ताकतों को बढ़ाएंगे। रीजन ये होगा कि ईरान जो यहाँ पर ईरान अगर दो जगह अगर इन्वॉल्व हो गया तो नेचुरली ईरान की कुव्वत और कुदरत जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है। ईरान के तमाम एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, तमाम दुनिया के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, तो ये ईरान को भी पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, और ऐसा नहीं कि इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिला देता हूं कि लेबनान में हिजबुल्लाह कभी भी वेपन्स नहीं डालेगा। यानी ये मेरा अगला सवाल वही था कि भविष्य हिजबुल्लाह का क्या होगा, क्योंकि वो ईरान का एक बड़ा हिमायती संगठन माना जाता है पूरे मिडिल ईस्ट में, और कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी वो हथियारबंद फौज है। ऐसे में उसको जो प्रेशराइज किया जा रहा है, क्यों नहीं डालेगा? मेरा अगला सवाल वो है। देखिए, दोबारा वो बात आइडियोलॉजी वाली है, रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी, कि हम झुक सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। आपको लेबनीज पब्लिक को समझना पड़ेगा कि लेबनीज पब्लिक कैसी है, जैसे गाजा की पब्लिक कैसी है। क्योंकि कंट्री जगह का नाम तो नहीं है ना, कंट्री का मतलब है कि लोग वहां पर कैसे हैं, लोगों की विचारधारा कैसी है। एक वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप चाहें तो व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैंने एक्स पे भी शेयर किया है। तो उस वीडियो में एक औरत है, उसकी 3 बेटियां मर गई, 3 बेटियां। बॉम्ब गिरा, उसकी माँ भी मर गई, 3 बेटियां भी मर गई। ये जो औरत जो है हॉस्पिटल में बैठी है, उससे पूछ रहे हैं कि बताओ कैसा महसूस कर रही हो। इमरान भाई, व्यूअर्स को ताज्जुब होगा, वो मुस्कुरा रही है, कहती है खुदाया तेरा शुक्र है कि मेरी बच्चियां शहीद हो गई, लेकिन हम हक के लिए खड़े रहे, हमने सर नहीं झुकाया। तो अगर किसी कौम की माएँ ऐसी हैं, एक और औरत है, उसके शौहर का पेजर अटैक हुआ, उसकी आंखें चली गई, मुंह जख्मी, जिस्म जख्मी, हॉस्पिटल थिएटर के आईसीयू के अंदर है। औरत बाहर खड़ी है, उससे रिपोर्टर पूछती है कैसा लग रहा है?
कहती है मैं सुकून, आई एम एट पीस। पूछी कैसे? तो कहती है मैं करबला को मानती हूँ। हजरत जैनब, सब कुछ इमाम हुसैन का शहीद हो गया था करबला में, उसके बाद भी हजरत जैनब ने कहा था माराई तो इल्ला जमीला, मैंने खुदा के हुस्न को देखा है इस शहादत में। तो अगर एक पूरी कौम की ऐसी आइडियोलॉजी हो जाए जहाँ की औरतें, जहाँ के बच्चे, जहाँ के जवान के हम सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, ये कौम कभी भी झुकेगी नहीं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह को पब्लिक सपोर्ट है और वो नहीं हथियार डालेगा। लेकिन देखिए हथियार नहीं डालेगा तो फिर एक नया क्राइसिस नहीं खड़ा हो जाएगा, उसको जबरदस्ती की जाएगी या अटैक होगा, उसको भी कहीं ना कहीं अपने एक तरह से उसको जंग में उलझाया जाएगा, नुकसान करने की कोशिश की जाएगी, जोर जबरदस्ती की जाएगी। देखिए नुकसान तो होना है जी, दो तरीके से नुकसान है। एक आप हथियार डाल दो फिर उसके बाद मार खाओ, ये ऐसे ही कि आपकी लड़ाई हो रही है किसी से, आपको बहुत प्रेशराइज किया जाए कि आप हथियार डाल दो, ठीक है, हथियार डालने के बाद आप ज्यादा मार खाओगे या हथियार से लड़ते हुए ज्यादा मार खाओगे? तो क्लियर है ना जी कि अगर हथियार डाल देंगे तो क्या होगा जी, इजराइल छोड़ेगा। इजराइल ने कौन से वादे पे आज तक भरोसा अमल किया है? सीज फायर होने के बाद 1020 बार उसने अभी तक हमला कर चुका है, सीज फायर होने के बाद, लेबनान और इजराइल के सीज फायर के बाद। तो आप तो भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि दुश्मन कोई, उसके एथिक्स और मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक ऐसा मुल्क है जहां पर कोई एथिक्स और मोरालिटी नहीं है, उसके सामने हथियार डाल देना या उसके कोई भी वादों पे भरोसा करना बेवकूफी के सिवा कुछ चीज नहीं। हिजबुल्लाह की लीडरशिप जो है सैयद हसन नसरुल्लाह के बाद ऐसा नहीं कि खत्म हो गई, उनका पूरा एक सिस्टम है, कमजोर हुए हैं जी, लेकिन ये वो कमजोरी नहीं है कि आप बोलेंगे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए एक होता है अमन का, देखिए अमन की भी एक, शांति का भी अपना बड़ा महत्व है। और ये तो आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उनकी विचारधारा की बात कर रहे हैं, उनके मरने मारने के हौसले की बात कर रहे हैं, लेकिन वो देश भी तो हैं जो अपनी तरक्की में अपनी जी जान लगाए हुए हैं। मैं उसी धरती के उन देशों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, ओमान हो, और भी देश हों, जिन्होंने अपने रिसोर्सेस का बेहतर इस्तेमाल किया, अपने उनके लोगों का जो जीवन स्तर है उसको बहुत ज़बरदस्त बनाया कि पूरी दुनिया वहाँ आकर के काम करना चाहती है अपने जीवन का। और हमने देखा, वो कहें ना कहें, लेकिन उनके एक्शन से समझ में आता है कि वो इन सब पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते। या जैसे गज़ा पर जिस तरह का हुआ, तो हमने देखा कि ये जितने भी ये देश थे, अरब देश जो बहुत अमीर हैं और सो कॉल्ड में से इस्लामिक भी हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, इसराइल को अपना काम करने दिया। लेकिन जब वहाँ पर पुनर्निर्माण की बात शुरू हुई, रीडेवलपमेंट की बात शुरू हुई, तो पैसा लगा रहे हैं, वो आगे आगे होंगे। तो क्या इस तरह की शांति का भी अपना महत्व नहीं है कि सब चैन से रहें, सब सुकून से रहें और एक दूसरे को मान्यता दें और आगे बढ़ें, जैसा कि अब्राहम अकॉर्ड के जरिए कुछ अरब मुल्कों ने कर भी दिया है इसराइल के साथ में। ये इस तरह की शांति को आप कैसे देखते हैं, या ये शांति ज्यादा स्थायी नहीं है? देखिए शांति का ये बिल्कुल, इसकी एक और मिसाल ये है कि शांति हिजबुल्लाह लुबनान के लिए ये है कि भाई हमारी ज़मीनों पे आप कब्जा कर लो। इजराइल ने 1985 में बेरूत के बॉर्डर तक पूरा जो साउथ लेबनान है जी, वो इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो शांति का मतलब ये है कि भाई ठीक है, आपने हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, अभी हम लोग चलो शांति करते हैं। शांति का मतलब क्या है कि आप हमारी ज़मीनों पे रहेंगे और हम टेंट में रहेंगे, ठीक है। यही अरब ममालिक में एक एक करके गुफ्तगू करूंगा। तो शांति का मतलब क्या है जी? शांति का मतलब है जस्टिस के साथ या जुल्म के साथ जी। अगर शांति का मतलब यह है कि भाई हाँ शांति भी है, जस्टिस भी है ना, तो वहां पर शांति होनी चाहिए। डेफिनेटली शांति की अहमियत है। मसलन खुदा ने बार बार कुरान में कहा है कि मसलन पीस जो है वो असल है, अदलो इंसाफ, लेकिन बगैर अदलो इंसाफ के नहीं है, यानी। तो ये कंट्रीज जिनकी आपने नाम लिया, एक तो लेबनान की बात की हमने, तो लेबनान को आप देखें, लेबनान का लीरा जो वहाँ की जो करेंसी है, वो अमेरिका ने पिछले 2023 से लेके अब तक कई 100 टाइम्स गिरा दिया है, ठीक है ना। तो इनका ये है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे जी। इनके सामने जो पीस का ऑप्शन है लेबनान में, वो क्या है कि हम एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जो गवर्नमेंट प्रो इजराइल हो, पूरे लेबनान को कहे कि आपके अंदर कोई लड़ने की क्षमता नहीं और इजराइल जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे मार सकता हो जी। तो
आप एज एन अक्लमंद इंसान, आपके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहाँ पीस का मतलब ये है कि ये हमारे पीस कर देंगे, यानी कि हमारे लिए क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग दूसरी तरफ कि कतर जो है या दुबई जो है वो इस वक्त सूडान में बिल्कुल इन्वॉल्व है, आपके लिए भी क्लियर है कि ये कंट्रीज ऐसी नहीं है कि ये कंट्रीज कह रही हैं कि ठीक है हम तरक्की करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल इसके अंदर ये है कि भाई हम अपने रिसोर्सेज को पूरा आपके हवाले कर देंगे। यानी दुनिया के अंदर एक ऐसी एक आइडियोलॉजी हो कि एक बादशाह हो, पूरी दुनिया उसके सामने गुलाम बन जाए, वो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दे, चाइना के साथ ये कर दे, इसके साथ ये कर दे, कोई कुछ कहे नहीं। इसे शांति कहते हैं। ऐसे शांति कहते हैं कि भाई तुम अपना हक लो, हम अपना हक लेंगे। अगर हम अपने हक के लिए खड़े होंगे और आप कहेंगे नहीं आप गड़बड़ कर रहे हो, तो ये गड़बड़ हम करेंगे, क्योंकि आप अपने हक को ले, हम अपने हक को लेंगे। तो क्या यही बात अब सऊदी को समझ में आ गई है? यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर ली, उन्हें इसराइल की जो नीयत समझ में आ रही है, क्योंकि जो ग्रेटर इसराइल का एक सपना है और जो एक विजन है, क्या उन्हें लगने लगा है कि उस तरफ अब इसराइल बढ़ेगा, वो मान्यता दें और न दें? यही वजह है कि उन्होंने ये कदम उठा लिया। अब और भी देश कहा जा रहा है कि मिलने जा रहे हैं, हो सकता है इसी गठबंधन में, इसी डिफेंस डील के साथ टर्की भी आ जाए। एक खबर तो हमने ये भी सुनी थी कि इसमें ईरान को भी लेने की तैयारी है। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्या ये सोच है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वही आप पहले जाएंगे इनकी आइडियोलॉजी, ये सारे लोग जो हैं वो वेस्टर्न कैंप के अंदर हैं, यानी इनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं है, आप ये समझ लें। यानी सऊदी बगैर अमेरिका की इजाजत से कुछ नहीं कर सकता। यानी क्या, यहां शांति का मतलब क्या है कि वो तुम्हें धमकी भी देगा, तुमसे पैसा भी लेगा, तुम्हारे रिसोर्सेज पर कब्जा भी करेगा, तुम्हारी तौहीन भी करेगा, तुमको सब बर्दाश्त करना है। जी। ये अगर ये शांति का मतलब है तो हम ये शांति नहीं चाहते, हम इज्जत चाहते हैं। यानी कि बगैर इज्जत के आपको कोई भी कुछ भी देगा, आपको कहेगा तुम जलील हो, तुमको ऐसे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये तो आप देखें, अभी अमेरिकन जो ट्रम्प का प्लेन है वो कतर में रुकता है और वो ऑन द वे जाने के लिए, तो कतर का ट्रम्प उस धरती पे उतरता भी नहीं है, प्लेन में जाता है कतर का किंग। यानी तौहीन है, यानी इस तरीके से पूरा जो सिस्टम है। जी। देखें, मैं आपको खुल के बताता हूँ, जो पहले हमने आइडियोलॉजिकल बात की कि इस्लाम हमारा दीन प्रोग्रेस और पीस दोनों के साथ है। जी। है ना, हमारे लिए क्लियर, क्योंकि इस्लाम जो है सलामती से, पीस से, लेकिन पीस और इनजस्टिस जब है तो हमारा दीन कहता है पीस तो होना चाहिए लेकिन जस्टिस के साथ होना चाहिए। वही महात्मा गांधी भी कहते थे, वही सुभाष चंद्र बोस भी कहते थे, है ना, वो अपने मुल्क में पीस चाहते थे, लेकिन कभी आंदोलन करना पड़ता है, कभी जो है डांडी मार्च भी करना पड़ता है, कभी नॉन वायलेंस मूवमेंट भी चलाना पड़ता है, कभी सुभाष चंद्र बोस की तरह आर्मी भी लगानी पड़ती है, कभी जो है शहीद भगत सिंह की तरह लड़ना भी पड़ता है। ये सब पीस का हिस्सा है, लेकिन पीस जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप संघर्ष ना करो और दुनिया को यह साबित ना कर दो कि हम ताकतवर हैं, हमसे ताकत की बुनियाद पर आके गुफ्तगू करो। अब ईरान से गुफ्तगू लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हुए कि ये लड़ सकता है। जब तक आप कमजोर रहोगे आपके साथ कोई पीस नहीं होती है, आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी हो, दुबई हो, कतर हो, ये सब जानते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए ऐसे शर्मल शेख में ऐसे खड़े हुए थे जी। तो ये आप जो कह रहे हैं, यानी मैं आपसे मुराद यानी वेस्टर्न जो नजरिया है कि भाई इन लोग की तरह बन जाओ, ठीक है, ट्रम्प खड़ा रहेगा, ट्रम्प के सामने। सऊदी के ये कदम किस तरह के हैं? जो सऊदी देखिए वही प्लान का हिस्सा है जो इस वक्त क्योंकि इंडियन पॉलिसीज के सिलसिले में है, आप देखिएगा। लेकिन ये है कि क्योंकि वहां पर जो मटेरियल्स मिले हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जी, सारा कंसंट्रेशन इस वक्त उस मौजू पर है और अमेरिकन एजेंडा के तहत उस मुल्क को अहमियत दी जा रही है जी। और ये लोग भी उसी एजेंडा के तहत, तमाम मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसी एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं। इनके अंदर इनकी कोई खुद की इंडिपेंडेंट सोच नहीं है, आप बिल्कुल ये समझ लें। आप अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे थे, देखिए अब्राहम अकॉर्ड हुआ, आप इसको मैंने रिसर्च किया था, अब्राहम अकॉर्ड जब हुआ था तो जितने मुल्क
इजराइल के साथ जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था, सब मुल्क ने इजराइल से वेपन्स खरीदे उतने ही पीरियड में जी। और बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स खरीदे गए। तो अब्राहम अकॉर्ड से किसको फायदा हुआ? इजराइल को फायदा हुआ या इन मुल्कों को फायदा? इन मुल्कों को क्या फायदा हुआ? मुझे एक फायदा बताएं, इन मुल्कों को क्या फायदा हुआ? इनकी आवाम इनसे नफरत करने लगी, इन लोगों ने अपने अपने पैसे दिए, वेपन्स खरीदे जो वेपन्स कभी इस्तेमाल नहीं होते इनके। कतर पे दोहा में इजराइल बॉम्ब मारता है उनकी इजाजत के बगैर। जब ईरान मारता है तो जो है अमेरिकन बेसेस जो है हमला करते हैं और उसको रोकते हैं, लेकिन इजराइल मारता है तो कोई कुछ नहीं करता। इनकी, आप मुझे बताएं इनकी औकात क्या है? यानी कि आप ऐसे, मसलन आपसे मुराद ऐसे, ये लोग वो हैं जिनको कोई भी आए तमाचा मार के चला जाए। मैं एक मिसाल देता हूं, एक हमारे सीनियर उन्होंने मिसाल दी थी, बहुत खूबसूरत मिसाल है। वो कहते हैं एक गांव था, उस गांव में लोग बहुत आलसी थे, लेजी थे जी, और तो बादशाह चाहता था कि हमारे लोग जागरूक होने चाहिए, उनके अंदर एनर्जी होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो वो कहता है कि भाई कैसे जागरूक करें? तो कोई उनका मंत्री होता है, वजीर होता है, वो एक आइडिया देता है कि भाई एक चेक पोस्ट लगा दो और हर आदमी को कहो कि जो भी इस चेक पोस्ट से गुजरेगा ना उसको 10 जूते मारूंगा मैं। ठीक है, तो चेक पोस्ट पे लाइन लगने लगी, जो भी काम पे जाता था उसको 10 जूते मारते थे। तो इन लोगों ने एक आंदोलन किया और कहा कि भाई, बादशाह ने कहा चलो भाई हमारी कौम जो है जागरूक हो गई है, आंदोलन कर रही है, अच्छी बात है। तो उनको बुलाया बात करने के लिए, अच्छा बताओ क्या बात है तुम्हारी? तो वो जो उनकी तरफ से लोग आए थे ना, उन्होंने डिमांड ये लेके आए थे कि हम लोग जब काम पे जाते हैं तो लाइन लंबी लगती है, तो जब मार खाते हैं तो टाइम बहुत लगता है, तो इसके बजाय कि आपने कम चेक पोस्ट बनाए हैं, आप ज्यादा चेक पोस्ट बना दो ताकि हम मार तो खाएं लेकिन जल्दी काम पे पहुंच जाए। यानी ये डिमांड नहीं है कि हमें जस्टिस चाहिए जी, हमारी कौम की भी ये मुश्किल है। पीस जो है वो पॉसिबल नहीं होता जब तक जस्टिस ना हो, क्योंकि आपने एक बार इनजस्टिस को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो जो पीस के नाम पर आ रहे हैं ना, उनके कदम कभी रुकते नहीं है, जंगल के शेर की तरह, जंगल के जंगली जानवरों की तरह। एक चीज के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। रेजिस्टेंस इज द ओनली वे टू स्टॉप देम। जब उन्हें लगने लगे कि हम मारेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा, चाहे हम 10 मारे हमारा एक नुकसान होगा, लेकिन जब तक उन्हें नहीं लगेगा कि हमारा एक नुकसान होगा, जब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे। रेजिस्टेंस लेकिन ईरान में, आप चूंकि ईरान में ही हैं, वहां की जनता भी क्या ऐसा ही सोचती है? क्योंकि जनता की भी एक सहन शक्ति होती है, एक सीमा होती है, और 40-45 सालों से एक उसी तरह का माहौल, क्या जनता में भी उस तरह की बगावत है अब कि अब ये बस होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, और हमें भी दुनिया के साथ जिस तरह से बाकी दुनिया चल रही है चलना चाहिए? जनता का क्या, एक समाज का क्या रिएक्शन होता है? देखिए, हर टाइप के लोग हर कंट्री में रहते हैं, यानी और अमेरिका जो है वो 22 वेस्टर्न कंट्रीज 22 पर्शियन लैंग्वेज में चैनल्स चलाते हैं जी, ताकि ईरान की ऑडियंस के ऊपर वो पर्शियन लैंग्वेज में अपनी बातों को, उनके जहन को वैसे बना सकें। तो ईरान में एक ऐसे टाइप के लोग हैं जो ये कहते हैं कि अमेरिका से हमारी दुश्मनी जो है हमारी वजह से है जी, कि हम जो हैं जैसे कहते हैं कि बहुत जिद्दबाज हैं या इस टाइप के नजरिए के, और अमेरिका से आप हंस के रहो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब जो देते हैं ईरान में जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ठीक है, आप कंट्रीज के एग्जांपल्स ले लो, इजिप्ट ले लो जी, इजिप्ट अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस हैं जी, वो ज्यादा तरक्की कर रहा है या ईरान ज्यादा तरक्की कर रहा है? ईरान के अंदर ज्यादा साइंटिस्ट हैं या इजिप्ट में ज्यादा साइंटिस्ट हैं जी? आप मिसाल ले लो टर्की की, टर्की तो यूरोप के साथ भी यूरोप का हिस्सा बनना चाह रहा है। आप देखें टर्की और ईरान को कंपेयर करें जी, तो ये नजरिया कि पूरी दुनिया के साथ जो लोग मिल के चल रहे हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। मिसाल के तौर पर कतर की मिसाल लेते हैं आप, कतर छोटी सी कंट्री है जी, कतर की पॉपुलेशन बहुत कम है, कतर के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, लेकिन कतर के पास खुद का कुछ नहीं है, ना खुद की मिलिट्री पावर है, ना खुद के पास टेक्नोलॉजी है, खुद की कार नहीं है। कतर के पास खुद का क्या है? कल को अमेरिका बोले और यूरोप बोले कि हम कुछ नहीं बेचेंगे, तो कतर का क्या होगा जी? तो ये कंट्रीज जो हैं, मिसाल के तौर पर मक्का है, खाने काबा है, खाने काबा किसने बनाया? जो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुसलमानों ने बनाया या वेस्ट ने बनाया? यानी आप इतने मजबूर हैं कि आपके पास इतने इंजीनियर्स नहीं है कि आप खुद अल्लाह के घर को
क्यों जर्मन कंपनी बना रही है? यानी एक तरफ से आपको लग रहा है कि हम बहुत ताकतवर बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी आवाम जी बहुत। मैं कुवैत गया था, तो कुवैत के अंदर आप देखें, कुवैत कंपैरेटिवली थोड़ा बैलेंस्ड है और रिलीजियस भी थोड़ी कंट्री ज्यादा है, लेकिन कुवैत के अंदर आप जाएंगे तो मैंने वहां पे लोगों से बैठ के पूछा कि भाई तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो क्या कहा पता है जी हमारा लेजीनेस प्रॉब्लम। कोई कंट्री के पास पैसा हो लेकिन इल्म ना हो, नॉलेज ना हो, एक्सपर्ट्स ना हो, इंजीनियर्स ना हो, साइंटिस्ट ना हो, तो वो कंट्री की पूरी बागडोर किसके हाथ में? गैरों के हाथ में। तो ये कंट्री ताकतवर है, ये कमजोर है? वो कंट्री के अंदर कोई भी एस्पेक्ट ऐसा हो जो उनके सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर हो जी। तो ये नजरिया कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, जैसे हिंदुस्तान में भी एक नजरिया है कि भाई हमें अपने पैरों पे, आइडियोलॉजी को हम लोग 100% सपोर्ट करते हैं। जो ट्रंप ने इस वक्त टैरिफ लगाया वो हमारे लिए एक तरीके से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्यों? क्योंकि हम लोग आंख बंद करके अमेरिका और इजराइल पे भरोसा कर रहे थे। अब हमें रियलाइज हुआ कि हमारे दोस्त नहीं है, ये किसी के दोस्त नहीं है, किसी के भी दोस्त नहीं है, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आप देखें, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया 50%, तो इजराइल ने कंडेम नहीं किया आज तक। कंडेम करना चाहिए था। अगर आप हमारे दोस्त हैं तो आपको कंडेम, सबसे पहली कंट्री जिसने कंडेम किया वो ईरान था जी। तो ये हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि इंटरनेशनल स्टेज पे हमारा कोई दोस्त नहीं है, और वही कंट्री कामयाब है जो अपने पैरों पे खड़ी हो। तो जब तक हम लोग वाकई आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है वो हम लोग सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी भी आपको मैदान में लेके जाके छोड़ देंगे जी। ये वो कौम है। तो हमारे लिए क्लियर है कि आइडियोलॉजिकल तौर पर मुसलमानों को, क्योंकि हमारी ऑडियंस में मुसलमानों को अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने इल्म पे, अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने रिसोर्सेज को अपने हाथों में लेके, अपनी ताकत को जब तक ये खुद डेवलप नहीं करेंगे जी, जब तक ये किसी दीवार का सहारे पे खड़े रहेंगे, वो दीवार कभी भी आपको हटा ली जाएगी और आप गिर जाएंगे। ईरान जो आइडियोलॉजी दे रहा है मुसलमानों को, अपने पैरों पे खड़े हो। जैसे रसूलुल्लाह को खुदा ने कुरान में कहा फस्तकिम कमा उमिरता, ए रसूल खड़े हो जाओ उस तरीके से जिस तरीके से तुम्हें हुक्म दिया गया है। तो अपने पैरों पे खड़े रहने वाली आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है।